Hello everyone, Aishri Khanna from Commerce for You is back with a new video और ये वीडियो भी हमारी बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड ही होगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में अपना कुछ बेसिक प्रोसेस वगैरह पढ़ा था। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब क्योंकि आपको एडवांस अकाउंट्स पढ़ना है और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करना है, सो यू मस्ट बी अवेयर कि एक टर्म किस चीज़ को डिनोट करती है। सो उस चीज़ को कवर करने के लिए वी हैव रिकॉर्डेड दिस चैप्टर। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा। अब फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स चेंज इन एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रही है, अफेक्ट कर रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसका अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो इफ वी हैव सोल्ड गुड्स और उससे आपको कैश रिसीव हुआ है, सो ऑन द वन हैंड योर गुड्स मतलब जो आपने इन्वेंट्री रखी हुई है फर्दर सेल के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी एंड कैश बैलेंस विल इंक्रीज। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है अकाउंट, और अकाउंट का मतलब एक समराइज्ड टेबल, या आप बोल सकते हो कि एक आइटम से रिलेटेड, एक पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप एक जगह पर कलेक्टिवली रिकॉर्ड करोगे, दैट विल बी टर्म्ड एज अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है उसके बारे में डिटेल हम एक चैप्टर होगा लेजर, उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि अकाउंट हैज़ टू साइड्स, वन इज डेबिट, नदर वन इज क्रेडिट। और इसमें सारी आइटम्स किसी एक चीज़ से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड जितनी भी आइटम होगी विल बी रिकॉर्डेड इट इन कैश अकाउंट। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। वेन यू नीड टू चेक बैलेंस रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर पार्टी, तो आपको जनरल एंट्रीज या जो भी आप बाकी रिकॉर्ड्स बना रहे हो उसमें से आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्विच टू दैट पार्टीज लेजर और अकाउंट। अब अगर हम ये कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अगर आपका कोई भी कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब है जो भी ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, सो इट्स ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अब आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कैश या बैंक बैलेंस की टर्म्स में ही कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ एसेट टू योर बिजनेस, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल। तो मतलब कैश और एसेट्स की टर्म में आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो। और कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। इंटरनल लायबिलिटी बिकॉज अभी हम एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका कहना होता है कि आप ऑनर और बिजनेस दो अलग एंटिटी हैं। तो अगर ऑनर ने अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस के लिए वो भी लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा। बट वी हैव यूज्ड वर्ड इंटरनल क्योंकि ये ऑनर के लिए ही इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस अपने ही ऑनर के लिए जो लायबिलिटी रखे हुए हैं, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी एंड इट इज टर्म्ड एज कैपिटल। और ड्रॉइंग्स जो टर्म है दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, अगर आप कोई एडिशन कर रहे हो बिजनेस में, चाहे वो कैश है या कोई एसेट लेकर आ रहे हो डायरेक्टली, एसेट क्या टर्म होगी, क्या एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हम पढ़ेंगे इसमें आगे।
बट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अगर ला रहे हो तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैपिटल. हाउएवर, अगर ये बिजनेस और ये ऑनर, इफ ही और शी इज विड्रॉइंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, दैट विल बी कैपिटल. लेकिन अगर आप उसी कैपिटल को विड्रॉ करते हो either in terms of cash or in terms of asset, that will be termed as drawings. और drawings आपके कैपिटल को रिड्यूस करते हैं. अब जैसे हमने कैपिटल का पढ़ा कैश या एसेट की टर्म्स में, सिमिलरली कैश और एसेट की टर्म्स में आप विड्रॉ भी कर सकते हो. अगर इसका हम एग्जांपल देखें, इफ यू विड्रॉ सम कैश फॉर योर पर्सनल यूज़, अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हो तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी और बिजनेस से ही रिलेटेड होगा, दैट वुडंट बी कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स. लेकिन अगर ये पर्सनल खर्चे के लिए है तो ये ड्राइंग्स होगा. सिमिलरली फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव योर फर्नीचर स्टोर, तो अगर आप कुछ फर्नीचर अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लेते हैं अपने बिजनेस में से, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज ड्राइंग्स. तो यहाँ पर एसेट्स का मतलब गुड्स भी होगा, goods withdrawn या goods taken out of business for personal use. Next term is liability. अब liability और asset, ये हमने दो टर्म्स यूज करी थी इन बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेंगे. लाइबिलिटी हमने कवर करी थी बिजनेस ट्रांजेक्शन में, मतलब विच चेंजेस योर बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन. This is something which you need to pay in future. अगर आपने अभी किसी से पैसा लिया है या एडवांस कुछ गुड्स और सर्विसेज ली हैं जिसके लिए आपको फ्यूचर में कुछ पेमेंट करनी पड़ेंगी, that will be considered as liability. You can also call it as debt. अब इसमें अभी अभी हमने कैपिटल पढ़ा था which we have considered as internal liability, और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी. अगर बिजनेस ने ऑनर को कुछ रिटर्न करना है या फ्यूचर में पेमेंट करनी है, दैट विल बी इंटरनल, जिसमें कैपिटल आप इंक्लूड करोगे. और अगर कुछ भी आउटसाइड पार्टी को है तो दैट विल बी एक्सटर्नल. सिमिलरली इसको हमने ये तो एक तरह से कैटेगराइज किया है. वन मोर बेसिस इज ऑल्सो देयर, टाइम बेसिस. टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग योर लाइबिलिटी कैन बी करंट और नॉन करंट. करंट का मतलब होगा विच नीड्स टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स या फिर ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल मतलब जब आप अपने बिजनेस का नॉर्मल ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट योर कैश इनटू रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड्स, उसको आप सेल करते हैं. इन केस यू आर सेलिंग दैट ऑन क्रेडिट, तो अल्टीमेटली जब आपको लास्ट में पैसा रिसीव हो जाएगा उस ट्रांजेक्शन से, दिस टाइम पीरियड इज टर्म्ड एज योर ट्रेड साइकिल. तो करंट लाइबिलिटी का मतलब होगा जब कभी भी आपको अपनी लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ्स या फिर विद इन ट्रेड साइकिल पे करनी है तो उसको बोलेंगे करंट. नॉन करंट ऑपोजिट हो जाएगा. आपको या तो कोई भी आपने लॉन्ग टर्म बैंक लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन 5 years term loan for your business, that will be a part of non current liability. और अगर आपका कोई रूटीन में आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया अपने सप्लायर से, दैट टू ऑन क्रेडिट, मतलब आपने अभी उनको पेमेंट अभी नहीं करी है, सो ही विल बी अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी फॉर योर बिजनेस. सो अब क्वेश्चन, अगर कैटेगराइज द लाइबिलिटी आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ऑन विच बेसिस यू आर गोइंग टू categorize the same, whether it is on the basis of
द पर्सन टू whom द मनी इज ड्यू, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अगर टाइम पे कंसिडर करें तो इट्स करंट और नॉन करंट, जिसको हम शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं. और अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल देखें सो इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सन जिसको वो पैसा अपने फ्यूचर में देना है. अगर वो ऑनर है तो दैट विल बी कैपिटल, मीन्स इंटरनल लाइबिलिटी. और अगर वो कोई आउटसाइड पार्टी है तो दैट विल बी एक्सटर्नल. नेक्स्ट है एसेट. एसेट मतलब कुछ भी, कोई भी वो प्रोडक्ट, कोई भी वो आइटम या आपकी प्रॉपर्टी जो आपको फ्यूचर में या तो इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी या आपको कुछ बेनिफिट्स दिलाएंगे. सो एसेट्स का हम लिख सकते हैं इनकम जनरेशन प्लस फ्यूचर बेनिफिट्स. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गुड्स हैं सेल करने के लिए, दैट मीन्स योर स्टॉक. अगर आप फ्यूचर में उसको सेल कर रहे हो, यू विल बी रिसीविंग मनी, दिस विल बी योर एसेट. अगर आपने अपने बिजनेस में कुछ फर्नीचर रखा है फॉर योर ऑफिस पर्पस, अगर आप कुछ मशीनरी परचेज कर लाए हो फॉर योर प्रोडक्शन पर्पस, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो आपको बिजनेस रन करने में हेल्प करेंगे या फिर इनकम अर्न करने में हेल्प करेंगे. सो दीज ऑल आर कवर्ड एज एसेट. अब अगर हम चाहें तो एसेट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं एंड कैटेगरी सेम होंगी, टाइम बेसिस पर होगी. वन इज करंट, अनदर वन इज नॉन करंट. करंट एसेट्स मतलब जो आपको शॉर्ट पीरियड में ही बेनिफिट देंगे. फॉर एग्जाम्पल योर इन्वेंट्री, मतलब जो आप गुड्स रीसेल पर्पस के लिए अपने बिजनेस में रख रहे हैं. डेफिनेटली अगर किसी का भी बिजनेस है वो यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम अपने गुड्स को रिलीज करें, मतलब सेल कर दें और उनसे पेमेंट रिलीज करें. तो दैट विल बी योर करंट एसेट. सिमिलरली अगर आपने फ्यूचर के कुछ, फॉर एग्जाम्पल यही 12 मंथ पीरियड ही लेते हैं कि 12 मंथ पीरियड तक का कोई एक्सपेंडिचर आपने अभी पे कर दिया जिसका आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम है आपकी फैक्ट्री के लिए, मशीनरीज के लिए, वो आपने नेक्स्ट ईयर तक का पे कर दिया. सो दिस विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस. दिस विल बी योर एसेट एंड करंट एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट विद इन अपकमिंग ट्रेड साइकिल या फिर 12 मंथ्स आपको मिल जाएगा. ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं होते हैं. हाउएवर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का मतलब होगा जो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देंगे इन लॉन्ग टर्म. अब अगर हम चाहें तो इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं एज टेंजिबल and intangible. As the name suggests, tangible assets वो होंगे जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. For example, your furniture, your machinery. However, intangible are which cannot be touched or seen. For example, patent, copyright, trademark. ये सब को आप यू कैन नॉट जस्ट सी देम, टच देम. अल्टीमेटली ये पेपर वर्क ही होता है जो आपका लीगल राइट बनाता है. दैट इज़ योर एसेट, क्योंकि आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टेकन फ्रेंचाइजी ऑफ डोमिनोज, दैट विल बी योर इंटेंजिबल एसेट. हाउएवर वहाँ पर जो भी आपने इंटीरियर डेकोर करा है, अपना डोमिनो सेटअप करा है, तो उसके लिए जो भी आपको खर्चा लगा होगा दैट विल बी टेंजिबल. वट एवर द फर्नीचर और लाइक कंप्यूटर सिस्टम्स आर अवेलेबल देयर, तो वो होंगे टेंजिबल. अब ये वाले असेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन या इसकी इन डिटेल अगर आपको स्टडी करनी हो तो वो 12th के कंसेप्ट में यूज़ होता है. इन थर्ड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जब हम बैलेंस शीट को और ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं तो इसकी फर्दर कैटेगरीज आप वहाँ से कवर कर सकते हैं.
सो नेक्स्ट टर्म इज रिसिट्स. रिसिट्स का मतलब होता है एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल. So any amount which is received or receivable from the sale of your assets, your goods or services. अब अगर इसका हम एग्जाम्पल लें, अगर किसी डॉक्टर की बात करें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट को, तो उनकी सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से वट एवर द मनी ही और शी विल रिसीव, दैट विल बी देयर रिसीट. अब वो हो सकता है इंस्टेंट पेमेंट हो रही है या फिर फ्यूचर पेमेंट होगी, दैट मीन्स रिसीवेबल. अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग है, तो दैट यू विल बी हैविंग योर गुड्स टू बी सोल्ड. उससे जो भी मनी आपको रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा वो भी यहीं पर कवर होगा. बट अदर देन दीज रूटीन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप कभी अपना एसेट भी सेल कर रहे हैं, दैट विल बी ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसीट. अब इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो दीज आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट. जो गुड्स और सर्विसेज को हमने कवर करा, दीज आर रेवेन्यू इन नेचर, रिकरिंग. और अगर हम एसेट्स की बात करें तो दीज आर कैपिटल रिसीट्स, जो कि नॉन रिकरिंग होंगे. सो रिसीट्स मतलब अल्टीमेटली आपको अगर कोई भी आपकी इनकम रिसीव हो रही है या आप कोई एसेट सेल कर रहे हैं, सो उससे आपको जो भी पैसा मिल रहा है या मिलेगा फ्यूचर में, वो सब इसमें कवर होता है. अगर हम कैपिटल नेचर की बात करें ना, तो देखो इसका कोई फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं. इफ़ यू हैव सोल्ड ओल्ड मशीनरी, सो दैट विल बी कैपिटल रिसीट. लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग का काम है, आप ज्वेलर हो, इफ़ यू हैव सोल्ड गोल्ड, तो दैट विल बी रेवेन्यू रिसीट. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर, जो रिसीट के बिल्कुल ऑपोजिट है. एक्सपेंडिचर मतलब जो भी पैसा आप पे कर चुके हैं या फ्यूचर में पे करेंगे, दैट मीन्स पेड और पेएबल. अगेन फॉर एनी काइंड ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड assets. अगर आप कोई गुड्स रॉ मटेरियल या फिर गुड्स वैसे भी ट्रेडिंग के लिए अगर परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, दैट विल बी एक्सपेंडिचर. इफ़ यू आर रिसीविंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए, आपने कोई सर्विस ली, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई सर्विस ली एंड यू हैव पेड फीस टू देम, तो दैट विल बी ऑल्सो योर एक्सपेंडिचर. सिमिलरली अगर कोई आप एसेट परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए और उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो योर एक्सपेंडिचर. अब अगेन इसको कैटेगराइज करें तो गुड्स और सर्विसेज विल बी कवर्ड अंडर रेवेन्यू नेचर. हाउएवर एसेट विल बी कैपिटल नेचर. एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब नेचर उसका रेवेन्यू ही होगा, लेकिन कोई भी अगर आप हैवी एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है और उसके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर कोई ह्यूज अमाउंट में कर दिया जो आपको बेनिफिट अपकमिंग फ्यू ईयर्स तक प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मतलब आपने एक्सपेंडिचर ह्यूज करा है, वन टाइम किया, लेकिन बेनिफिट इसका ओवर पीरियड ऑफ टाइम होगा, लाइक कुछ सालों तक आपको बेनिफिट मिलेगा इसका. इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना.
इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना, बिकॉज deferred revenue expenditure is important. So next is revenue. Revenue is a part of receipt, लेकिन इसको आप सिर्फ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे आपको कोई भी अमाउंट अगर रिसीव हो चुकी है या फ्यूचर में रिसीव होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विस की बात करें तो अगर उनको वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमें कुछ भी फीस मिल रही है अपने काम के लिए, दैट विल बी आवर रेवेन्यू. अगर किसी का ट्रेडिंग का काम है ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स, तो ट्रेडिंग से जब वो गुड्स सेल करते हैं और पैसे लेते हैं, दैट विल बी देयर रेवेन्यू. नेक्स्ट दिया हुआ एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो भी आप बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, दैट विल बी योर एक्सपेंसेस. अब ये ना किसी भी टर्म्स में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, या फिर आप कोई रूटीन के एक्सपेंसेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द एक्सपेंसेस. तो आपके बिजनेस को रूटीन में रन करने के लिए वॉट एवर द एक्सपेंडिचर यू आर इनकरिंग, दैट विल बी एक्सपेंस. नेक्स्ट टर्म है इनकम. सो इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. मतलब अभी हमने रेवेन्यू भी पढ़ा एंड एक्सपेंसेस भी कवर किए हैं. रेवेन्यू मतलब जो भी आपको बिजनेस रूटीन ऑपरेशन से अर्निंग्स हो रही हैं, और एक्सपेंसेस मतलब आप उसी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो, जितना भी डिफरेंस इनका होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज योर इनकम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव incurred expenditure of 1,50,000, however you have ultimately sold those goods at 2 lakh rupees, so आपका profit या फिर income बोल सकते हो will be 50,000. प्रॉफिट भी टर्म वही यूज होती है जो आपको एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रेवेन्यू में मिला है. बट प्रॉफिट को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं. प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्लूड्स द नेट इनकम, जो भी आपको सारे एक्सपेंडिचर्स लेस करने के बाद आएगा. मतलब वट एवर द टोटल रेवेन्यू या टोटल रिसिट्स यू हैव रिसीव्ड माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स, a profit can be gross or net. ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिसीव होगा. ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट विच रिलेट्स एवरी गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम अपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते. मतलब आपको डायरेक्टली जो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए खर्चा करना था, वो अगर आप सिर्फ एक्सक्लूड कर रहे हो, यू विल रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट. हाउएवर अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेस कर देते हैं, यू विल रिसीव नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि इट इंक्लूड्स अफेक्ट ऑफ ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस. हाउएवर नेट इंक्लूड्स डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट. नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गेन. और गेन नाम से पता लग रहा है कि फायदा, लेकिन गेन और प्रॉफिट दो अलग अलग टर्म्स हैं. प्रॉफिट अभी हमने पढ़ा जो हम रूटीन बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, यू विल रिसीव प्रॉफिट. हाउएवर गेन इज नॉट यूजुअल इन नेचर.
अगर आप कोई अपना एसेट सेल करते हैं, दैट इज़ नॉट यूजुअल टू योर बिजनेस। हम कभी भी अपने एसेट्स रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं करते हैं, बट इन केस वी आर रीसेलिंग दैट, वहाँ पर अगर हमें कुछ भी बेनिफिट होता है, दैट विल बी टर्म्ड एज गेन। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लैंड सोल्ड, जिसकी बुक वैल्यू वॉज गिवन एज 2 लाख, लेकिन land was sold for 5 lakh rupees. So this difference of 3 lakhs will be termed as your gain. यहाँ पर अगर हम कोई प्रॉपर्टी डीलर की बात करें तो दिस विल बी कंसिडर इन नॉर्मल रेवेन्यू नेचर रिसीट्स, तब ये प्रॉफिट होगा, ये गेन नहीं होगा. However, if we talk about dealing land as an asset, तब ये गेन ही कंसिडर किया जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग यूजुअल टू योर बिजनेस. नेक्स्ट इज लॉस. लॉस मीन्स आपका कुछ भी नुकसान हुआ है. हाउएवर, इसको हम ये भी कह सकते हैं समथिंग विच इज नॉट रिसीव्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट, मतलब अभी आपको पैसे नहीं मिले और फ्यूचर में आपको पता लग रहा है कि वो पैसे आपको मिल ही नहीं रहे फ्रॉम योर डेटर्स, मतलब जिससे आपको पैसे लेने थे. सो दैट विल बी टर्म्ड एज बैड डेट्स और वो आपके लिए नुकसान है. लॉस बाय फायर इज ऑल्सो लॉस. सो अगर आपके एक्सपेंसेस आर मोर देन योर रेवेन्यू, that will also lead to loss. Loss is just opposite of profit. Next term is purchases and purchase return. Purchases नाम से पता लग रहा है कि आपने कुछ भी परचेज किया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक खास बात का क्या ध्यान रखना है. जब भी अकाउंट्स में परचेज टर्म आप यूज कर रहे हो, दिस इंक्लूड्स ओनली गुड्स, रॉ मटेरियल या फिर कोई सर्विसेज अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं, बट दिस नेवर इंक्लूड्स परचेज ऑफ असेट्स, क्योंकि हम जो परचेज टर्म यूज कर रहे हैं वो टर्म ही हम गुड्स के लिए कर रहे हैं. अब ये परचेज कैश पर भी हो सकती है या फिर क्रेडिट पर भी. कैश परचेजेस मतलब आपने कुछ परचेज किया और साथ के साथ पेमेंट कर दी. क्रेडिट मीन्स आप फ्यूचर में कुछ पेमेंट करने वाले हैं लेकिन गुड्स अभी आपने ले लिए. ना परचेज रिटर्न, देखो परचेज का जस्ट ऑपोजिट है परचेज रिटर्न. ड्यू टू एनी रीजन हो सकता है आपको वो गुड्स जो आपने परचेज किए हैं आपको रिटर्न करने पड़े, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, या अब आपको ज़रूरत नहीं है या आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा था. सो अगर आप कभी भी अपने गुड्स परचेज किए हुए रिटर्न करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज परचेज रिटर्न. और ध्यान रखना है आपको, अनदर नेम फॉर दिस इज रिटर्न आउटवर्ड्स. रिटर्न आउटवर्ड्स क्योंकि हम बाहर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. अब आपका जो भी बिजनेस होगा उससे रिलेटेड कुछ भी गुड्स हैं, गुड्स अल्टीमेटली मतलब जो भी आपने स्टॉक रखा है फॉर रीसेल पर्पस, तो अगर आप उसको खरीद रहे हैं दैट विल बी पार्ट ऑफ परचेसेस. अगर वही गुड्स खरीदे हुए आप वापस दे रहे हैं दैट विल बी परचेज रिटर्न. नेक्स्ट इज सेल्स एंड सेल्स रिटर्न. सिमिलरली जैसे हमने लास्ट पॉइंट किया कि यहाँ पर सेल्स सिर्फ हम गुड्स की ही लेने वाले हैं, गुड्स और सर्विसेज, मतलब आपकी जो मेन बिजनेस डीलिंग किसी भी आइटम में है दैट विल बी टेकन एज सेल्स. These sales can be at cash or credit. Cash sales, that means आपने कस्टमर को सेल किया है और कस्टमर ने साथ के साथ आपको पेमेंट कर दी. Credit sales means you have sold the goods to the customer
लेकिन अभी आपको पैसा नहीं मिला है. दिस विल लीड टू डेटर्स, जो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. नाउ सेल्स रिटर्न, दिस इज अगेन अपोजिट टू सेल्स. अब यहाँ पर क्या फ़र्क होगा? वी हैव सोल्ड सम गुड्स टू आवर कस्टमर और वो हमें रिटर्न कर रहे हैं. दैट विल बी सेल्स रिटर्न. एंड अनदर नेम, अगेन इम्पोर्टेंट है, अनदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड्स. अगर आपको कोई गुड्स वापस आ रहे हैं, अगर आपका कुछ सेल करा हुआ वापस आ रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, दैट विल बी टेकन एज सेल्स रिटर्न. एंड अगर नेट सेल्स लिखा जाए, या जैसे हमने लास्ट उसमें किया, अगर नेट परचेज लिखे हम, सो दिस इज अल्टीमेटली द टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. और अगर परचेज की बात करें, नेट परचेजेस, so these are total purchase minus purchase return. I hope यहाँ तक आपको समझ आया है. Now we have goods. अभी जितनी भी हमने टर्म पढ़ी, मैक्सिमम में हमने कवर किया गुड्स. So goods ultimately means any kind of product that is held for resale purpose, या फिर आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर रीसेल. इसको आप करंट एसेट मानेंगे. इफ यू रिमेंबर, वी हैव स्टडीड कैटेगरीज ऑफ एसेट. तो करंट एसेट का एक पार्ट होता है गुड्स. और अगर हम कलेक्टेड गुड्स की बात करें तो दैट इज टर्म्ड एज स्टॉक. मतलब ऑल द गुड्स विच आर अनसोल्ड. अगर आपके गुड्स सेल हो रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स. अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं तो दैट विल बी परचेज. लेकिन अगर आपके बिजनेस में कुछ अनसोल्ड प्रोडक्ट पड़े हैं, अनसोल्ड गुड्स पड़े हैं, दैट विल बी स्टॉक. अनदर नेम फॉर स्टॉक इज इन्वेंट्री. अब ये जो इन्वेंट्री है, ये आपकी रॉ मटेरियल की भी हो सकती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो. वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है. दैट मीन्स कुछ मटेरियल जो आपने जिस पे कुछ प्रोसेस कर दी है लेकिन अभी भी वो फिनिश गुड्स नहीं बना है. दैट मीन्स विच इज़ इन बिटवीन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो दैट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश गुड्स. स्टॉक को अगर हम देखें तो एक और कैटेगरी भी कर सकते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. एज द नेम सेज, कभी भी आप अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ गुड्स पड़े हैं, यू आर हैविंग योर इन्वेंट्री, दैट विल बी टर्म्ड एज ओपनिंग. और ईयर एंड में अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड रह गए हैं, दैट विल बी क्लोजिंग. ऑब्वियसली एक साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 31 मार्च 21 उस दिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर क्लोज कर रहे हैं, तो जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा होगा दैट विल बी टर्म्ड एज क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक. और 1 अप्रैल 2021 को वही स्टॉक ओपनिंग हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स. ये जो दो टर्म्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स और ट्रेड पेबल्स है क्रेडिट परचेज से रिलेटेड. अब देखो, दिस इज योर कस्टमर, दिस इज योर बिजनेस,
आपने इनको कुछ गुड्स सेल किए हैं, इन्होंने अभी इंस्टेंट पेमेंट नहीं करी है, इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू मेक द पेमेंट्स, सो दिस विल बी टर्म्ड एज डेटर। अगर आप इनसे किसी बिल पर साइन करा के रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां पर क्योंकि आपको पैसा मिलना है, दिस विल बी टर्म्ड एज बिल्स रिसीवेबल। और अगर क्रेडिट परचेज है, दैट मीन्स आपका बिजनेस, आपका सप्लायर, और आपने अपने सप्लायर से कुछ गुड्स लिए हैं लेकिन क्रेडिट पर लिए, सो इस सप्लायर को बोलेंगे हम क्रेडिटर। और अगर ये क्रेडिटर हमसे कोई बिल साइन करा कर रखते हैं, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिस कि फ्यूचर में हम टाइम से आपका पेमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे तो व्हाट आर द पेनल्टीज या फिर इंटरेस्ट टू बी चार्ज फॉर डिलेड पेमेंट, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बिल्स पेबल में। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर्स as well as bills receivable. Trade payable includes both creditor as well as bills payable. अब ये ध्यान रखना, if they ask you to define trade receivables, तो never ever forget to include both the items. Debtors नहीं, सिर्फ bills receivable नहीं, दोनों items को include करना है और explain भी करना है। Okay, next you have cost. कॉस्ट का मतलब ही क्या होगा, जो भी खर्चा आप बियर कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए या फिर अपने गुड्स को पोजीशन में लाने के लिए कि आप उसको सेल कर पाओ। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव परचेज रॉ मटेरियल, आपको इसको फिनिश्ड गुड्स बनाना है, तो जब आप इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल रहे हैं और जब आप इसको फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर ज़रूर होगा टू कन्वर्ट दैट इनटू रॉ फिनिश्ड गुड्स, सो दैट इज टर्म्ड एज कॉस्ट। मतलब अल्टीमेटली जो भी ऑनर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर खर्चा बियर कर रहा है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या फिर इवन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसके लिए कुछ खर्चा बियर कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज योर कॉस्ट। और इस कॉस्ट में ही हम प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालते हैं फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज गिवन एज डिस्काउंट। और डिस्काउंट हर किसी को एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी पता होगा। डिस्काउंट मतलब अगर आपको कुछ भी प्राइस लेस करके दिया जा रहा है, जिसको हम रिबेट भी बोलते हैं। इफ़ यू आर परचेजिंग सम गुड्स और सर्विसेज अगर आप रेंडर कर रहे हो, सो वट एवर द डिस्काउंट यू रिसीव, मतलब इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस और इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है नॉर्मली जो आप अपने MRP पे डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ऑफ सीजन सेल लगता है या फिर किसी भी टाइम पीरियड में अगर आप प्रॉपर फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहे हो। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मतलब आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, दैट विल बी ट्रेड डिस्काउंट। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। However, cash discount is made for prompt payment. मतलब अगर आपसे कोई गुड्स सर्विसेज परचेज कर रहा है, अगर वो इंस्टेंटली आपको पेमेंट दे रहे हैं, सो यू कैन ऑफर सम कैश डिस्काउंट। ये हम रूटीन लाइफ में भी देखते हैं। इफ़ यू हैव परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट, कहीं ना कहीं उसको वो हमें अल्टीमेटली महंगा ही पड़ता है। दैट मीन्स वी आर नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ कैश डिस्काउंट बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी
शॉपकीपर के पास गए हैं, इफ़ यू हैव परचेज सम गुड्स फॉर 5 लाख रुपीज़, इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप इंस्टेंटली वो 5 लाख पेमेंट कर रहे हो तो वो शॉपकीपर या फिर जो भी बिजनेस ऑनर है वो आपको कुछ डिस्काउंट दे दें, जस्ट टू मेक श्योर कि कस्टमर साथ के साथ पेमेंट कर दे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट होता है कि फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट्स। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो सेल इंक्रीज करना चाह रहे हैं अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट्स की, और सिर्फ इसी वजह से वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में। However, trade discount is not recorded. ये अभी जब हम जनरल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सो विल बी कवरिंग जनरल एंट्री रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तब आपको और समझ आएगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस अमाउंट, और आपको कौन सी अमाउंट उसमें शो करनी है और कौन सी अमाउंट नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर इज द अनदर नेम या अनदर टर्म यूज्ड फॉर द ऑनर। मतलब जो भी बिजनेस का ऑनर होगा उसको हम प्रोप्राइटर बोलेंगे। सो इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस प्रोवाइडिंग हो, कुछ भी होगा, दैट पर्सन और द एंटिटी विल बी टर्म्ड एज प्रोप्राइटर। ये जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो ये करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल। और ये कैपिटल जो बिजनेस में लगा रहे हैं, अल्टीमेटली दे जस्ट वांट टू अर्न प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी के नाम से भी पढ़ा है, इंटरनल लायबिलिटी। ओके, सो प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेस ऑनर, जो वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली ही इज द रिस्क बियरर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एंटिटी। एंटिटी का मतलब ही है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी पहचान है अलग। इफ वी टॉक अबाउट विप्रो, विप्रो इज एन एंटिटी, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना बिजनेस रन कर रही है, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर। सो एंटिटी मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रनिंग इट्स बिजनेस या फिर ट्रेडिंग या कुछ भी, अल्टीमेटली विच इज कवर्ड अंडर सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ट्रेडिंग, या फिर हो सकता है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और या फिर हो सकता है आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। So that particular organization will be termed as entity. Okay, this bad debts term is important. ठीक है, ये important ना सिर्फ ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में है, बल्कि जितना भी हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे बैड डेट्स की ट्रीटमेंट कवर होगी वहाँ पर। बैड डेट्स का मतलब क्या है? दिस इज योर बिजनेस, बिजनेस हैज सोल्ड सम गुड्स to Mr. X, that too on credit। मतलब अभी मिस्टर एक्स ने आपको पेमेंट भी नहीं करी है, आप उम्मीद कर रहे थे कि फ्यूचर में मिस्टर एक्स आपको पेमेंट करने वाले हैं। हाउएवर मिस्टर एक्स हैज नॉट मेड हिज पेमेंट इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुड्स ₹1000 के सेल किए थे, सो जितना भी पैसा आपको फ्यूचर में रिसीव नहीं हो रहा ऑन योर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट विल बी टर्म्ड एज बैड डेट्स। तो यहाँ के लिए ₹1000 विल बी बैड डेट्स, मतलब द मनी विच वॉज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम समवन, लेकिन अब आपको नहीं मिल रहा, तो दिस इज बैड डेट्स। और बैड डेट्स रिकवरी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर दिया हो कि इस डेटर से हमें इतने रुपए मिलने थे, बट वी हैवंट रिसीव दैट, सो दीज आर बैड डेट्स फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बाय चांस आपको उसमें से कुछ पैसा मिल जाए,
So you will be recording that as bad debts recovery. Entry. अब एंट्री से ध्यान रखना, एंट्री मीन सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ योर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसको हम जनरल एंट्री भी बोलेंगे. मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, जब भी आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास कि जनरल एंट्री इज द बेसिक रिकॉर्डिंग. बुक कीपिंग में कवर होता है ये. सो एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन. एंट्री के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट. और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डेबिट की अमाउंट हमेशा क्रेडिट की अमाउंट से इक्वल आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रिसीव्ड सम कैश फ्रॉम योर डेटर, तो डेटर और कैश, डेटर की अमाउंट, डेटर जो रिड्यूस होगा वो सेम अमाउंट से रिड्यूस होगा. सिमिलरली जो कैश इंक्रीज होगा वो सेम अमाउंट से होगा. एंट्री के दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसमें क्या डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, अल्टीमेटली ये सब हम अभी अपकमिंग चैप्टर्स में कवर करेंगे. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट ना. डेबिट आ गया है और क्रेडिट. सो दिस इज, अगर हम इसको अलग अलग तरीके से देखें तो दिस इज वन साइड ऑफ द अकाउंट. इफ यू रिमेंबर, अकाउंट का मतलब हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी एक स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड या स्पेसिफिक पार्टी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस कंपाइल करके एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अकाउंट या फिर लेजर. मैंने आपको फॉर्मेट भी छोटा सा बनाकर दिखाया था कि डेबिट साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली और क्रेडिट होगी राइट हैंड साइड वाली. सो ये लेफ्ट साइड and this one is right side. लेकिन डोंट वरी, आपका पूरा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट में ही रन करता है. सो विल बी स्टडिंग डेबिट एंड क्रेडिट इन डिटेल इन सम ऑफ द चैप्टर्स, जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कवर करेंगे कि विच आइटम इज टू बी डेबिटेड, विच इज टू बी क्रेडिट, और ये हम ऐसा कैसा क्यों रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट. देखो, अगर आपका कोई डेटर है, डेटर मतलब जिससे आपने पैसा रिसीव करना है, ही इज एबल टू मेक द पेमेंट्स, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट. लेकिन अभी हमने पढ़ा ना बैड डेट्स, मतलब यही डेटर मेरा बैड डेट्स क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स ही इज insolvent, he is incapable of making payment of his debts or liability. So यहाँ पर सिर्फ डेटर की बात नहीं है, this is just an example. Solvent का मतलब होगा the person or the entity is capable to make the payment of his or her liability or debts. और insolvent is just opposite कि आपकी जितनी भी liabilities है आप उसको नहीं पे कर पा रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक लोन लिया है, हाउएवर आपकी प्रॉपर्टी, आपके असेट्स, आपकी इनकम इसको कवर नहीं कर पा रही है एंड यू आर अनेबल टू मेक द पेमेंट, सो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय द बैंक. लेकिन सॉल्वेंट मतलब यू आर कैपेबल इनफ टू मेक द पेमेंट ऑफ योर लायबिलिटीज. एंड द नेक्स्ट टर्म इज इनवॉइस. दिस इज वन ऑफ द बेसिक टर्म जो हम अपने रूटीन में भी यूज करते हैं. जब भी आप शॉपिंग करोगे यू रिसीव इनवॉइस. और ये ऑनलाइन शॉपिंग में भी तो आपने देखा होगा, हम अपनी उनको जीमेल आईडी देते हैं, दे प्रोवाइड अस ऑनलाइन इनवॉइस for the same. So invoice ultimately क्या होगा, you can relate it with your routine transactions. Invoice का मतलब this is the
source document, that is a proof of a business transaction. और इस इनवॉइस में सारी वो डिटेल्स होंगी जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगी. फॉर एग्जाम्पल, आपने किस डेट पर सेल किया है या परचेज किया है, व्हाट आर द आइटम यू हैव सोल्ड और परचेज, व्हाट आर द प्राइस ऑफ पर यूनिट, या टोटल आपका कितना बना है, व्हाट इज द टैक्स एम्प्लॉयड ऑन द सेम, आपको कितनी उसकी पेमेंट करनी है, और फर्दर डिटेल्स जितनी भी होंगी. सो दीज all items या all details are included in the invoice. Invoice को हम normal language में बिल भी बोल देते हैं. I hope आपको accounting terms समझ आई होंगी. If you have faced any doubt in these terms, आप comment box में mention कर सकते हैं. Even अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी books में कुछ extra basic accounting terms में cover है जो कि मेरे इस क्लास में cover नहीं हुआ है, you can write that in the comment box. मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर के साथ कवर करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म से पहले जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, प्रोसेस, ये सब कवर करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो गिवन ऑन द स्क्रीन. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर वीडियो. और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. Please press the bell icon to receive the notification for our future videos. Thank you.